सोचिए जरा, पूर्णिमा की एक घनघोर रात और एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ और सिर्फ मुर्दों को ले जाने के लिए आती है। इसका एक ही सीधा साधा नियम है, जो भी चंदनगढ़ स्टेशन से आधी रात के बाद इस पर चढ़ गया, समझिए वो मौत के सफर पर निकल गया। तो चलिए आज हम इसी छलावा ट्रेन के उन अजीब और बेहद खौफनाक नियमों की एक एक परत खोलते हैं। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये तो एक पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। मतलब एक ऐसी ट्रेन जिसके सारे के सारे यात्री बेजान लाशें हों, वहां से कोई जिंदा वापस लौट भी कैसे सकता है? यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। और यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा भयानक है। तो कहानी के सेंटर में हैं तीन दोस्त, विहान, अखिल और मायरा। इनके सामने ना एक बहुत सीधी सी शर्त थी, किसी भी हाल में रात के 12 बजने से पहले चंदनगढ़ स्टेशन पहुंचना है। अब ये कोई मामूली सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। पूर्णिमा की रात और ठीक आधी रात की डेडलाइन, यही वो दो चीजें थी जो इस यात्रा को इतना खौफनाक बना रही थी। और उन्होंने वक्त को हराने की मतलब हर मुमकिन कोशिश की। सोचिए, रात के 11:59 पर वो स्टेशन के दरवाजे पर खड़े थे, मंजिल से बस 1 मिनट की दूरी पर। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे मायरा का अलार्म बज उठा, बस कुछ सेकंड्स और वो वक्त से ये दौड़ हार गए। अब देखिए, मायरा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ये सिर्फ एक ट्रेन का छूटना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती थी। उसने अपने दोस्तों को पहले ही उस पुरानी कहानी के बारे में चेतावनी दी थी, छलावा ट्रेन की कहानी जो जिंदा इंसानों को मुर्दों की दुनिया में ले जाती है। पर उन्होंने तो इसे मजाक में उड़ा दिया, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मजाक उनकी जिंदगी पर कितना भारी पड़ने वाला है। उस एकदम वीरान, सुनसान पड़े प्लेटफॉर्म पर उन्हें एक बड़ा ही अजीब सा शख्स मिला। मतलब दिखने में तो साधु संत जैसा, लेकिन गले में एक चमचमाता हुआ आईफोन लटका हुआ था। वो खुद को IIT बाबा कहता था, और यही वो पहला इशारा था कि उस रात कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला था। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। IIT बाबा का ये जो विरोधाभास है ना, वो देखिए। पहले तो उन्होंने एक भिखारी की तरह तीनों से 100 रुपए लिए, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई, वही आदमी उन्हें बचाने के लिए चीखता हुआ दौड़ने लगा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, उसका असली मकसद पैसा तो था ही नहीं। वो तो जैसे उस अलौकिक दुनिया का कोई गेट कीपर था, एक जीती जागती चेतावनी, जिसे इन तीनों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, IT बाबा के मुंह से ये शब्द निकले कि ये कोई सफर नहीं, बल्कि एक शैतान के जबड़े में फंसने जैसा है, एक चलती फिरती मौत। और दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ कहानी का असली खौफ शुरू होता है ट्रेन नंबर 13 के अंदर। तो ट्रेन नंबर 13 में आपका स्वागत है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के कोई नियम काम नहीं करते। यहाँ के नियम अलौकिक हैं और उन्हें तोड़ने की सजा सिर्फ एक है, मौत। कोच के अंदर का जो नजारा था वो बेहद डरावना था। वहां बैठे यात्री आम इंसान थे ही नहीं, उनकी स्किन बर्फ की तरह एकदम सफेद थी, शरीर पत्थर की मूर्तियों की तरह जकड़े हुए थे, और आंखें बिना पलक झपकाए बस एकटक घूर रही थी। अरे हद तो ये थी कि 1-2 साल का बच्चा भी एक बेजान पुतले की तरह स्थिर बैठा हुआ था। वो लोग जिंदा इंसानों के बीच नहीं, बल्कि लाशों से भरी एक चलती फिरती कब्रगाह में कैद हो चुके थे। और ट्रेन का रास्ता, वो तो और भी ज्यादा अजीब था। ये एक ऐसे जंगल और एक 50 फुट ऊंचे पुल से गुजर रही थी जो असल दुनिया के नक्शे पर कहीं मौजूद ही नहीं थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो हमारी दुनिया से बाहर निकलकर किसी और ही डायमेंशन में सफर कर रहे थे। तो आता है पहला नियम, बहुत सीधा सा नियम, किसी भी लाश को छूना मना है। विहान ने बस एक महिला यात्री से कुछ पूछने के लिए जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे 440 वोल्ट का एक जोरदार झटका लगा और अगले ही पल उसका शरीर वहीं पर काली राख के ढेर में बदल गया। ये थी इस ट्रेन की पहली और सबसे क्रूर सीख। और ठीक उसी वक्त वो शैतानी टिकट कलेक्टर आंडू नाथम सामने आता है। उसकी हंसी में एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो कहता है, पहला टिकट कट गया। मतलब ये कंफर्मेशन था कि विहान की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि इस ट्रेन के सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा थी, एक पहले से तय की हुई घटना। अपने एक दोस्त की इतनी भयानक मौत देखने के बाद अब मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह जिंदा बचना। लेकिन इस शैतानी ट्रेन से बाहर निकलने का रास्ता, वो तो और भी ज्यादा खौफनाक था। एक ऐसा नियम, एक ऐसा खूनी कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में मायरा ने कभी अपनी दादी से सुना था। तो अब बचने का नियम क्या था? सिर्फ एक ही नियम था, और यह नियम बहुत सिंपल, क्रूर और बदलने वाला नहीं था। ट्रेन को रोकने के लिए एक जिंदा इंसान की बलि देनी होगी। जैसे ही उस जिंदा इंसान का खून ट्रेन की लकड़ी पर गिरेगा, ट्रेन रुक जाएगी और दरवाजे खुलेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट, यानी कि 120 सेकंड भागने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बस यही वो एक छोटी सी विंडो थी जो एक और जान की कीमत चुकाकर मिलनी थी। इस नियम में रहम की कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां दोस्ती और जिंदा रहने की जिद एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती हैं। इस खूनी नियम को पूरा करने के लिए 2 कोशिशें होती हैं। चलिए अब इन दोनों का एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक कोशिश नाकाम क्यों हुई और दूसरी कामयाब क्यों।
तो पहली कोशिश करता है अखिल, जो अपनी जान बचाने के लिए मायरा पर ही हमला कर देता है। मायरा का खून बहता है, उसका दिल भी 1 मिनट के लिए रुक जाता है और ट्रेन रुकती भी है, लेकिन कहाँ? एक 50 फुट ऊंचे पुल के ऊपर, और वो भी 2 मिनट से कम समय के लिए। दूसरी कोशिश मायरा करती है, जो अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस में अखिल को मार देती है। इस बार ये खूनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पूरे 2 मिनट के लिए रुकती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब नियम की शर्त तो पूरी हो गई थी, खून बहा था, दिल रुका था, तो पहला बलिदान फेल क्यों हुआ? ऐसा लगता है मानो वो ट्रेन खुद एक जिंदा शैतान हो। उसने जानबूझकर एक ऐसी नामुमकिन जगह पर ट्रेन रोकी ताकि अखिल बच ही ना पाए। शायद इस खेल में सिर्फ खून बहाना ही काफी नहीं था। बलिदान के पीछे का इरादा, नियत, वो भी मायने रखती थी। तो अखिल के धोखे का जवाब मायरा ने उतनी ही क्रूरता से दिया, और इसी के साथ छलावा ट्रेन का वो खूनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। ट्रेन अपनी मंजिल दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गई और दरवाजे खुल गए। मायरा अब आजाद थी, पर सवाल ये था कि किस कीमत पर? मायरा ट्रेन से तो उतर गई, लेकिन जो बोझ उसके साथ उतरा वो शायद उस ट्रेन के खौफनाक सफर से भी ज्यादा भारी था। ये आजादी एक उम्र कैद की सजा जैसी थी। जब मायरा ने दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो वो कोई विनर नहीं थी। वो हताश थी, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसने अपनी जान तो बचा ली, हाँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसने अपनी आत्मा और अपने दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। और कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। जैसे ही ट्रेन दोबारा चलने लगी, मायरा ने दरवाजे पर अखिल और विहान को खड़े देखा। वो दोनों अब उस ट्रेन के परमानेंट यात्री बन चुके थे, हमेशा के लिए। वो उससे देखकर हाथ हिला रहे थे, मानो अलविदा कह रहे हों। मायरा जिंदा तो बच गई, लेकिन क्या वो कभी सच में जी पाएगी? ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदा बचने की कीमत दोस्ती हो, जब आपको उन रिश्तों को ही खत्म करना पड़े जो जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं, तो क्या ऐसी जीत किसी हार से भी ज्यादा बुरी नहीं है?